बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एंड नमस्कार टू एवरीवन। मैं हूं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। डिबेट विद फखर आज फिर एक दफा मैं कहता हूं स्पेशल है, और उस स्पेशल होने की वजह यह होती है कि वो हमारे जो ऑनरेबल गेस्ट होते हैं उनकी वजह से मैं कहता हूं, क्योंकि मैं तो आप लोगों के साथ अक्सर औकात नजर आता रहता हूं, बैठा रहता हूं, बातचीत भी करता हूं, लेकिन वो बात नहीं होती जब मेरे पास मतलब मेरे साथ इस शो को डिबेट विद फखर को बहुत सारे मेहमान हमारे सरहद के इस पार से सरहद के उस पार से ज्वाइन करते हैं और अपनी जो नॉलेज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जो चीजें होती हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं और हम उनसे लर्न करते हैं बहुत सारी चीजें एज ए स्टूडेंट ऑफ मीडिया। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हमने पढ़ी और होती हैं, लेकिन एक्चुअली उन्होंने ऑन ग्राउंड उन चीजों को बहुत करीब से देखा होता है और फिर हमें और बहुत सारे पर्सपेक्टिव उसके नजर आते हैं। तो आज के डिबेट विद फखर के मेरे ऑनरेबल गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं हिंदुस्तान से मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब। आप उनको जानते हैं, देखते रहते हैं। नमस्कार, गुड इवनिंग सर, आपको वेलकम करता हूं डिबेट विद फखर में। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया सर फॉर ज्वाइनिंग द शो। सर स्टार्ट करेंगे। इस वक्त एक बहुत बड़ी बहस चिड़ी हुई है पाकिस्तान में, बल्कि मैं कहूंगा पूरी दुनिया में, कि चाइना के साथ आप लोगों की जो डिसएंगेजमेंट हुई है और मतलब यकीनन एक बड़ी सक्सेस है हिंदुस्तान की, इसको कोई मेरे ख्याल से इनकार नहीं करेगा। बहुत सारी चीजें थी जिसको चाइना आज से 6 महीने पहले मतलब कुछ और कह रहा था, लेकिन आज वो चीजें तकरीबन कह रहा है जो हिंदुस्तान उस वक्त क्लेम करता था। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग ऐसे भी और मेरे अपने पाकिस्तान के अंदर भी लोग कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ है, लेकिन अब चीजें खुल रही हैं। एक तो सर पहले हम जाएंगे डिसएंगेजमेंट की तरफ, क्या कैसे मुमकिन हुई ये सारी चीजें, और ये जो सक्सेस स्टोरी अगर हम कह दें इसको तो मेरा ख्याल बुरा नहीं होगा, कैसे स्टार्ट हुई और कैसे ये एंड अप हो रहा है, ये मतलब चीजें जो है बेहतरी की तरफ जा रही है। देखिए, चीन की आदत पुरानी कांग्रेस सरकारों ने की है, क्योंकि वो अपीजमेंट मोड में रहते थे, तुष्टीकरण की राजनीति खेलते रहते थे। देखिए, कांग्रेस ने मतलब बहुत ज्यादा मैं अपने पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बोलना पसंद नहीं करूंगा, क्योंकि आप लोग चैनल पे हो। विद इन हिंदुस्तान जब हम चैनल पे रहते हैं तो हमारी भाषा कुछ और होती है, लेकिन क्यों मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो मैं अपने घर की बात घर में ही रखूंगा। सिर्फ ये कहूंगा कि चीन की और पाकिस्तान की आदत पिछले सरकारों ने की, और हम लोग डिफेंसिव मोड में रहते थे। हम लोग की छवि थी सॉफ्ट स्टेट की। देखिए, तुलसीदास जिन्होंने रामचरित मानस लिखा था, उन्होंने कहा था, बिन भय होत न प्रीत गुसाई, बिना भय के प्रीत नहीं होता है। तो जहां भय नहीं है वहां प्रीत नहीं है। जब भगवान राम सागर पे खड़े थे, केरला के तट पे, और सागर को कहा कि मुझे श्रीलंका जाने का रास्ता दो, सागर नहीं माना। जब उन्होंने तीर निकाला तो सागर प्रकट हुए और कहे कि कहिए प्रभु क्या करूं मैं आपके लिए। तो सवाल ये है, तो चीन की आदत हम लोगों ने खराब की। चीन हम लोग हमेशा डिफेंसिव मोड में रहे। चीन की रणनीति रही है जोंगुआ, चाइनीज शब्द है जोंगुआ। इसका मतलब है कि चीन विश्व का पावर सेंटर का मुख्य बिंदु बने, और इसके लिए वो देखता था कि हिंदुस्तान उसके रास्ते में खड़ा हो सकता है, और तो साउथ ईस्ट एशिया में कोई खड़ा नहीं हो सकता उसके खिलाफ। तो हिंदुस्तान को कमजोर करो, हिंदुस्तान को ध्वस्त करो, हिंदुस्तान की शक्ति भंग करो, ये उसकी रणनीति रही है। और पिछले सरकार इस रणनीति की ट्रैप में फंसते रहे हैं। तो चीन की ये आदत रही है कि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे, और आज तक ये पहली बार लद्दाख में चीन विड्रॉ किया है। आज तक चीन ऐसे विड्रॉ नहीं किया है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अब चीन को समझना, चीन प्रेसिडेंसी समझ गए हैं कि मौजूदा हिंदुस्तान मोदी का हिंदुस्तान है। एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ है, जिसमें पॉलिटिकल लीडरशिप और सेना में जो सिंक्रोनाइजेशन हुआ है, जो तालमेल हुआ है, बहुत अनोखा है। देखिए, आपको पता ही है भारतीय सेना कितनी अच्छी है, कितनी प्रोफेशनल आर्म फोर्सेस, लेकिन जब पॉलिटिकल लीडरशिप वीक हो तो उसका फायदा लोग उठाते रहे हैं। मैं सिर्फ और सिर्फ एक उदाहरण देना चाहता हूं कि दौलत बेग ओल्डी में एक एयर स्ट्रिप था। उस समय वेस्टर्न एयर कमांड के एयर मार्शल बोरबोरा साहब थे। तो उन्होंने सरकार से निवेदन किया कि भाई हमको एयर स्ट्रिप बनाने दो, रिपेयर करने दो, और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट है, डीबीओ हम बना रहे हैं, डीएसडीबीओ रोड बना रहे हैं, उसके सुरक्षा के लिए और लद्दाख के सुरक्षा के लिए, गलवान के सुरक्षा के लिए एयर स्ट्रिप बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार ने नहीं परमिशन दिया। हमारा जो स्ट्रेटेजिक रोड्स बनना था
वो भी नहीं बन पाया क्योंकि चीन नाखुश हो जाता था, चीन कांग्रेस पे दबाव डालता था, कांग्रेस मान जाती थी बात। वो जमाना अब नहीं है, अब है मोदी का जमाना। सठम साठ्यम समाचरे, जो लाठी की भाषा समझते हैं उनको लाठी की भाषा में ही जवाब दी जाएगी। ये है मोदी। एक नए हिंदुस्तान का सूर्योदय हुआ है, एक ऐसा हिंदुस्तान जिसमें राष्ट्र की छवि, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की गरिमा, सेना का सम्मान। आपको पता ही है मोदी जी हर एक दिवाली में जाके अलग अलग जगह पे सेना के साथ दिवाली मनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेना को अपना परिवार समझते हैं। आप होली दिवाली, आप बकरीद किसके साथ मनाते हो? परिवार के साथ। तो मोदी जी जब दिवाली में जाते हैं सेना के पास, तो सेना को तो परिवार मानते हैं। तो जब आप परिवार मान लिए तो परिवार का मोराल कैसा होगा, आप ये समझ लो। तो यही कारण है कि चीन कभी समझा नहीं था कि इस तरह से हम रिटेलिएट करेंगे। चीन समझता था कि पुराने स्टाइल से हिंदुस्तान कहेगा कि हम घोर निंदा करते हैं और कहानी खत्म हो जाएगी और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा, एक चीज और थी, जब ये जून में ये वाकया हुआ और बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, क्योंकि 20 या 22 जो आर्मी पर्सनल थे इंडियन आर्मी के, वो शहीद हुए। उसके मुकाबले में चाइना को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था। बट द थिंग इज सर, ये एक डिनाइल मूड क्यों था आफ्टर 6 मंथ? ये बहुत एक अहम क्वेश्चन है। मैं अक्सर दोस्तों से पूछ रहा हूं कि ये क्यों डिनाइल मूड में गए थे। मतलब कोई चीज सर छुप नहीं सकती, जितना मर्जी हम छुपा ले। अगर मैं कहूंगा कि यार इस्लामाबाद में तो ऐसा नहीं होता, ऐसा होता है, लेकिन आपको आज नहीं तो कल पता तो चल जाना कि नहीं, ऐसा नहीं है भाई, फखर यूसुफजई ने मुझसे झूठ बोला था। ये वाली चीज सर क्यों हुई थी? चाइना इसको उस वक्त क्यों डिनाई कर रहा था और आज क्यों एक्सेप्ट करो? उनको कुछ शायद मेडल शेडल भी दिए जो उनके 4 फौजियों को दिए गए, हालांकि सुनने में यह आ रहा है कि ज्यादा फौजी हैं उनके। देखिए, फिर मैं एक चाइनीज शब्द इस्तेमाल करूंगा, मियांजी। मियांजी का मतलब होता है फेस सेविंग, छवि बचाओ। प्रेसिडेंट जी को लगा कि यदि वो फिगर्स, जब इनिशियल वारदात हुई थी, कि वो फिगर्स एडमिट कर ले तो उसकी तो छवि ध्वस्त हो जाएगी, चीन में ही नहीं, पीएलए में ही नहीं, पूरे विश्व में। तो अपने फेस बचाने के लिए चीन डिनाइल मोड में गया। देखिए, चीन हमेशा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर पैरेलल इन टैंडम खेलता रहता है। तो वो चुप हो जाओ, साइलेंस कभी कभी हथियार की तरह इस्तेमाल लोग करते हैं। तो साइलेंस जब हुआ तो चीन साइलेंस मोड में चला गया। तो लेकिन सच ये है कि मैं आपको एक फिगर दे रहा हूं कि 57 हेलीकॉप्टर कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल हुए थे, 57। और मैं चुनौती देता हूं पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को, चाइना के जर्नलिस्ट को, विश्व हर एक चैनल को मैं चुनौती देता हूं कि मुझसे बहस करने के लिए किसी भी समय मैं तैयार हूं उनसे। देखिए, 57 हेलीकॉप्टर्स कैजुअलिटी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल हुए थे। आप एक हेलीकॉप्टर ट्रिप में यदि 2 से कैलकुलेट कीजिए, 2 कैजुअलिटी यदि इस्तेमाल हुए तो 57 into 2 114, कभी 3 भी इवैक्यूएट होते हैं तो 57 into 3 171। तो मेरा फिगर जो है वो एक कम से कम 114 और 171 है ज्यादा से ज्यादा। आपको जान के ये ताज्जुब होगा कि अमेरिका ने खुद कहा है कि कैजुअलिटी 124 के करीब हुई है। तो ये तो अमेरिका का रिपोर्ट है, इंटेलिजेंस फोर्सेस का। और आप सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि जो ग्रेवयार्ड पीएलए सोल्जर्स का बना था, आप यदि रोज काउंट करते और हर एक रो में 5-5 ग्रेव, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो तो 120 क्रॉस हो ही रहा है। तो सवाल ये है कि चीन पहले डिनायल मोड में था क्योंकि मियांजी, प्रेसिडेंट जी की मियांजी खराब हो रही थी। तो पहले तो अपना फेस बचाओ। दूसरी बात है क्यों अभी, आपका दूसरा प्रश्न था कि अभी क्यों एडमिट किया? अभी इसलिए एडमिट किया कि धीरे धीरे, जैसा आपने खुद कहा कि सत्य का सूर्य बादलों में बहुत दिन तक छुप नहीं सकता। तो बेस्ट है कि यदि वर्स्ट सिनेरियो में आपके लिए बेस्ट क्या है, तो वर्स्ट सिनेरियो है 114 मान लो। वो मानोगे तो बहुत ही छवि खराब होगी। तो क्या करो, पहले 2 फिगर है 1-1 उसको हटा दो और खाली 4 रख लो। ये तो चीन की पुरानी चाल है, वो तो फिगर्स को मैनिपुलेट करने में बहुत माहिर है। तो 4 से क्या होगा, भ्रम पैदा होगा। देखो, चीन एक्सपर्ट है आर्ट ऑफ कंफ्यूजन में। वो कंफ्यूजन पैदा करता है, लोगों को गुमराह करता है। जब आप किसी के मन में भ्रम और शंका पैदा कर देते हैं तो उस पर फिर और उस पर बढ़ाते रहिए और प्रोपेगेंडा करते रहिए। तो ये चीन की चाल है, ये व्यवस्था थी। और तीसरी बात है कि जो असंतोष पीएलए में फैल रहा था, देखिए आप 114 जवान मरे, उसको राज सम्मान नहीं दिया गया, उनको ठीक से बरियल नहीं दिया गया, उनको कोई अवार्ड नहीं दिया गया, उसको चीन ने एक्नॉलेज नहीं किया। आप क्या
यूज एंड थ्रो कल्चर में विश्वास करते हो चीन? आप अपने सिविलियंस को या सैनिक को इस्तेमाल करते हो, वो मरता है, उसको रिकॉग्नाइज तक नहीं करते हो। तो ये बहुत दुर्भाग्य बात है। एक आदमी अपने जीवन, एक सैनिक अपने जीवन का दान देता है राष्ट्र के लिए और उसको सम्मान तक नहीं मिलता। तो ये सब कारणों से चीन को, प्रेसिडेंट जी को लगा कि वक्त आ गया है कि अब एक लोअर फिगर एक्सेप्ट करो और ताकि भ्रम फैलाओ कि भाई 4 ही मरे थे। ठीक है। अच्छा सर, एक चीज और मैंने मतलब कांग्रेस के बहुत सारे जो मतलब लीडर्स हैं वो एक बात पे अड़े हुए थे कि हिंदुस्तान ने 1500 किलोमीटर जमीन दे दी, हिंदुस्तान ने 1500 किलोमीटर जमीन दे दी। सर ये क्या स्टोरी है और ये क्यों ये बार बार ये चीज कह रहे हैं कि भाई, हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस आपके जो नेशनल टीवीज हैं उन्होंने दिखाई, लेकिन यह कि मुसलसल उन्होंने ये बात की, इसके पीछे क्या वजह है? कि क्या वो मतलब मोदी जी के साथ अगर उनकी एक पॉलिटिकल राइवलरी है उस वजह से है, या इसके पीछे कोई हकीकत है? देखिए, वो लोग जो पहले सत्ता का मद पी रहे थे, अब वो सत्ता से जब कुर्सी से बाहर हैं तो उनको खाना पच नहीं रहा है। उनकी दुकानदारी मोदी जी ने बंद कर दिया है। वो सोचे थे मोदी जी एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे, उसके बाद वो फिर वापस आ जाएंगे, फिर पुराना राग अपना चलेगा, ऐश करेंगे, मलाई खाएंगे। मोदी जी ने उनकी दुकानदारी बंद कर दी है। तो भय है कि भैया ये तो सिलसिला और लंबा चलने वाला है। अभी तो 2019 से लेकर 2024, अब मैं आपको फोरकास्ट कर रहा हूं भाई मेरे कि 2024 से भी नेक्स्ट 5 इयर्स, उसके बाद भी नेक्स्ट 5 इयर्स ये मोदी ओब्लिक बीजेपी चलता रहेगा। और मोदी जी के बाद कौन बनेगा प्रधानमंत्री मैं जानता हूं, लेकिन मैं आपको टीवी पे भी नहीं बताऊंगा। तो ये तो भाई हमने तो योगी जी का नाम सुना हुआ है। इसीलिए क्रिटिसिज्म फॉर क्रिटिसिज्म से उसमें मेरिट नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई बेसिस नहीं है। खाली ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा ये खेलते हैं ताकि न्यूज में बने रहें और इनको वोट बैंक इनका सिक्योर है, यही इनका एम है। और मुझे ताज्जुब लगता है बहुत ज्यादा, मैं नहीं अपने भाई आपसे बात कर रहा हूं तो मैं मेरे घर की बात है, मेरे घर में हो सकते हैं लायक नालायक दोनों लोग हो सकते हैं, मैं नालायकों की चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन कहने का मतलब है कि मोदी जी के रहते रहते अब इनको खतरे का बादल, इनका अस्तित्व खत्म होने की स्थिति आ गई है, अस्तित्व खत्म होने की, पॉलिटिकली इररिलेवेंट, ये इनका भय है। इसीलिए ये पक 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 भोंकते रहते हैं ताकि लोग समझे कि अरे इसकी आवाज नहीं बंद हुई है, आवाज अभी भी सुनाई देता है। देखिए, हिंदुस्तान की प्रजा बहुत समझदार हो गई है, उसको नजर आ रहा है, फर्क नजर आ रहा है कि मोदी किस तरह से राष्ट्रभक्ति कर रहा है। आप एक चीज बताइए कि एक प्रधानमंत्री देश का 130 करोड़ आबादी का प्रधानमंत्री एक इशारे में चाहे तो अपने मां के लिए अहमदाबाद में 4-4 मंजिला मकान खरीद दे। एक बिजनेसमैन में 1 सेकंड में काम हो जाएगा, 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। लेकिन उनकी मां 12 फीट बटा 14 फीट के रूप में अकेले रहती है, और अकेले मतलब दूसरे बेटे के साथ। क्या इस व्यक्ति के चरित्र पे और ऑनेस्टी पे प्रश्न चिन्ह उठाया जा सकता है? नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन अच्छा सर, एक ये वाली जो बात आपने की, हमारे यहाँ इमरान खान साहब है, तो मतलब मैं उसके कंपैरिजन नहीं कर रहा, लेकिन एक बात से बात निकली तो मैं कर रहा हूं। यहां पर सर ये है कि यहां पे एक यही मतलब कहानी हमें सुनाई जा रही है कि भाई बड़ा ईमानदार आदमी है। इमरान खान साहब की बात करें कि भाई बच्चे उसके 2 बेटे हैं और एक उनकी यहाँ पे मिसेज है और बस और कुछ नहीं है उसके पास। और ये हालांकि मेरे मुल्क में सर इस वक्त जितनी करप्शन शायद इन 2.5 सालों में हुई है, जो इमरान खान साहब का रिजीम चल रहा है, अभी गवर्नमेंट चल रही है, तो शायद इससे पहले, हालांकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब के दौर को बहुत खराब मतलब माना जाता है, लेकिन मैं कहता हूं एज ए जर्नलिस्ट, मैं क्लेम करता हूं कि सर वो दौर इससे बहुत अच्छा था जो अभी हम जिससे गुजर रहे हैं। तो ये एक इशू तो है। सर आता हूं दूसरा एक बड़ा अहम इशू है, एक अहम मुद्दा है। हिंदुस्तान तो खैर अब क्लेम करता है कि ये कोई इशू नहीं है, बट राइट नाउ अगर हम पाकिस्तान में बात करते हैं या पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस की बात करते हैं, तो वो बल्कि आपके यहाँ के टीवी चैनल यही बात कर रहे होते हैं कि इमरान खान अगर कहीं पे भी खड़ा होता है तो वो कश्मीर कर रहा होता है। कश्मीर मतलब मेरे ख्याल में, हो सकता है आप मेरे से इत्तेफाक ना करते हो, डिसएग्री करेंगे, लेकिन एक इशू तो सर बहरहाल है 370 या 35A हटाने के बाद भी। एज ए सोल्जर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कैसे मतलब हल मुमकिन है इसका पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान? क्या आपको नजर आ रहा है कि मतलब फ्यूचर में कैसा हो सकता है, या आप कहते हैं कि नहीं यार मतलब इट्स नॉट अ इशू?
फकर भाई, आपके प्रश्न में दो बिंदु इन्वॉल्व है और दोनों बिंदुओं को मैं अलग अलग उत्तर दूंगा। श्योर। पहला, जम्मू कश्मीर क्या समस्या है, और दूसरा इसका समाधान क्या है, सोल्यूशन क्या है। अब भाई साहब, मैं पहले बिंदु पे आता हूं। समस्या क्या है? समस्या हिंदुस्तान के दृष्टिकोण में कुछ भी नहीं है। क्यों? आप एक चीज बताइए कि जब 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू एंड कश्मीर का मालिक कौन था? महाराजा हरि सिंह। आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक हैं और आपने उस प्रॉपर्टी को मुझे बेच दिया और उसका गैर एकदम कानूनी तरीके से बेचा, तो मालिकाना किसके पास जाता है? आपके पास या मेरे पास या किसी थर्ड पार्टी के पास? मेरे पास आता है। तो सवाल है, जब महाराजा हरि सिंह ने एक मर्जर किया, अनकंडीशनल मर्जर किया हिंदुस्तान के साथ, तो उस समय जम्मू एंड कश्मीर के आवाम कुछ भी हो, पॉपुलेशन कुछ भी हो, मुस्लिम पॉपुलेशन कुछ भी हो, राजा कौन था? Who was the authority to decide? महाराजा हरि सिंह। उन्होंने हमारे साथ मर्जर किया, तो ये तो हमारा प्रॉपर्टी है, ये हमारा टेरिटरी है। पाकिस्तान ने छल से 2/3 हिस्सा जम्मू एंड कश्मीर का ले लिया। हमारी सरकारों की गलती है। क्यों माना? चुपचाप क्यों बैठे? हम जब 1947 में एडवांस कर रहे थे तो उस समय हमारी गलती है कि हमने सीज फायर ऑर्डर कर दिया, यूनाइटेड नेशंस में मामला ले गए। तो सवाल ये होता है कि ये तो कानूनी दृष्टिकोण से वो हमारा प्रॉपर्टी है, उस पर किसी का हक नहीं है, पाकिस्तान या किसी का भी नहीं। जो अभी विदिन जेन के भी कुछ आवाज उठाते हैं, ये सब बकवास है। भाई, तुम प्रॉपर्टी का मालिक ही नहीं कभी रहे हो, तुम क्या सुझाव दे सकते हो कि प्लेबिसाइड करवा दो, ये करवा दो? बकवास। महाराजा हरि सिंह थे उस समय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उन्होंने मर्डर किया, कहानी खत्म। अब आते हैं कि इसका समाधान क्या है। देखिए, समाधान दूसरी समस्या का बिंदु है पाकिस्तान की सोच। मुझे कहा गया है कि आप बहुत बड़े बैलेंस्ड जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे खुशी होती है आपसे बातचीत करके। आपकी बहुत तारीफ की गई है मेरे सामने। फ्रैंकली मैं थोड़ा सा, मेरा मिजाज दूसरा रहता है जब मैं नहीं सर, कोई इशू नहीं है, प्लीज आप बिल्कुल आप अपनी बात करें, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान की सोच। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या है पाकिस्तान आर्मी और चाइना। देखिए, आपका पाकिस्तान, आप बुरा नहीं मानिए, आपकी जो आर्थिक स्थिति है कितनी बुरी है। क्योंकि यदि मान लीजिए 100 रुपया यदि पाकिस्तान, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ब्लंट उदाहरण, यदि 100 रुपया इनकम है पाकिस्तान का, तो यदि 75 रुपया आप आतंकवादियों पे खर्च करेंगे तो देश के विकास का क्या होगा? आर्थिक व्यवस्था की क्या होगी? आप यदि हाफिज सईद ऐसे लोगों को टेरर फंडिंग करेंगे तो आपके गरीब जो औरतें हैं, हमारी माँ बहनें हैं। देखिए, मैं नारी का सम्मान करता हूँ, चाहे वो पाकिस्तान के हो चाहे चीन के हो। नारी नारी है, हमको सिखाया गया हिंदुस्तान में, माँ मेरे को बचपन में सिखाई है, नारी का सम्मान करो। और हम लोग को वेदांत में कहा जाता है, जहां नारी का सम्मान नहीं है वो कभी फल फूल नहीं सकता। आप एक बताइए कि आपकी जो बहनें बेटियां हैं वो चाइना नहीं जा रही हैं, उनकी वहां क्या स्थिति आपसे छुपी नहीं है। मुझे तो पता है, आपको भी पता होगा क्योंकि आप जर्नलिस्ट हैं। ये हालत क्यों हुआ पाकिस्तान का? पैसे का दुरुपयोग, पैसे का सदुपयोग नहीं। कोई पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, खाली मुझे, सॉरी मैं ये कहना चाहता हूं, और आप इस पर कुछ न टिप्पणी करें, नहीं तो आप कष्ट में आ जाएंगे। मैं तो बोल सकता हूं कि पाकिस्तान आर्मी अय्याशी जनरल्स की आर्मी है। एक चीज बताइए, आप यदि किसी डॉक्टर को हायर करते हैं तो किस लिए हायर करते हैं? कि आपकी बीमारी ठीक करते हैं। बिल्कुल। सेना किस लिए होती है? कि बॉर्डर सुरक्षित रहे, शांत रहे और मिलिट्री पॉइंट दृष्टिकोण से कोई जंग ना हारे। पाकिस्तान आर्मी क्या करती है? जंग हारने के स्पेशलिस्ट है 1947 से लेके। सही। कोalition सपोर्ट फंड में जितना पैसा आता है वो सब पाकिस्तान के जनरल खा जाते हैं। पाकिस्तान के आर्मी 100 कंपनी से ज्यादा कंपनी चलाती है। बकरीद में आजकल बकरे भी काट के बेच रही है। मतलब हद है। जो जिसका काम है वो नहीं कर रहा है, जो नहीं है वो कर रहा है। वाह रे पाकिस्तान आर्मी। और एक और बात, डिफेंस और इंटरनेशनल अफेयर्स, उस पर उन्होंने कब्जा बना के रखा है। मुझे याद है मोदी जी ने नवाज शरीफ को जब निमंत्रण दिया था तो नवाज शरीफ लास्ट मिनट तक पाकिस्तान आर्मी का क्लियरेंस चाह रहे थे कि हम दिल्ली आए शपथ ग्रहण में। ये कैसा देश है? जिस प्रधानमंत्री को आपकी आवाम प्रधानमंत्री चुनती है उसको आर्मी बोलती तुम नहीं जा सकते। अरे वाह, ये क्या खेल है? तो सवाल यह है कि पाकिस्तान की बर्बादी का कारण है पाकिस्तान आर्मी और चीन। आप नहीं जानते हो, आप खैर आप तो बुद्धिमान मुझे दिखाई पड़ रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं।
चीन एक दिन आपके आधे जमीन को खा जाएगा। आपको पैसा देता है, कर्ज में डालता है, आप चुकता कर नहीं पाते हो, कर्ज कैसे करोगे चुकता? अभी मलेशिया में आपका एयरक्राफ्ट गया था, उसको मलेशिया सरकार ने रोक लिया कि जब तक कर्ज नहीं चुकता करोगे तब तक हम टेक ऑफ नहीं करने देंगे। आपके सऊदी अरेबिया जो लोन मांगा तो आपने चीन से लाके पैसा लोन लाके और लौटाया। तो जब ये व्यवस्था, और इस व्यवस्था का मूल कारण क्या है? पाकिस्तान आर्मी की सोच, हिंदुस्तान से घृणा। अरे आप हमारे छोटे भाई को, हम आपको प्यार करेंगे, आप हमको हमारा हाथ तो पकड़ो, हमको सम्मान तो दो। आप बड़े भाई को अपने को गाली दे दोगे, तू मैं कर दोगे। अरे आप मेरा हाथ पकड़ो। आपने मोदी जी की देखिए, मोदी जी की दो खासूसियत मैं बताता हूं जी। उनको एलिफेंट मेमोरी है, हाथी का मेमोरी है, 14 साल याद रखते हैं। वो न दुश्मनी भूलते हैं न दोस्ती भूलते हैं। उन्होंने सब मर्यादा छोड़ के नवाज शरीफ के माता के बर्थडे में गए थे, ऑल ऑफ ए सडन इम्प्रॉम्प्टू। क्यों? प्रेम का इजहार करने, एक मैत्री बनाने। वाजपेयी जी ने वही कोशिश किया, क्या मिला? कारगिल वार। ये इसके बाद क्या हुआ? मोदी जी के इनिशिएटिव के बाद कुछ नहीं। 14 हमारी संधि हो चुकी है आपके साथ, क्या मिला? जीरो। 70 साल से हम बातचीत कर रहे हैं, क्या मिला? जीरो। देखिए हमको समझ में नहीं आता है कि पाकिस्तान आर्मी आतंकी भेज के जम्मू एंड कश्मीर में उसको मिलता क्या है? What do you do with what do they get? यस, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट जो आप रेस कर रहे हैं। हमारे अक्सर इंडियन दोस्त, हमारे सहाफी, बहुत सारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, वो ये क्वेश्चन रेस करते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो है वो आतंकवादी बेचता है, वो सपोर्ट करता है, ये सारी चीजें। सर एक चीज, एक मेरा सवाल आपसे भी वही सेम सवाल कि इतना बड़ा बॉर्डर है, प्रॉपर फेंसिंग है, मतलब जब आप ट्रेवल कर रहे होते तो जहाज से नजर आ रहा होता है। मैंने तो सुना है कि चांद से भी नजर आता है, क्योंकि मैं चांद पे गया नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि नजर आता है कि नहीं आता। मतलब इतना सेफ किस्म का बॉर्डर। चलो मैं अफगानिस्तान बॉर्डर को मान लेता हूं कि मेरे खैबर पुख्तनख्वा में या पाकिस्तान में लोग एंट्री भी होगी, जाते भी आते भी होंगे, बट हाउ इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान इतना मतलब वो हो गया। बकुल जितने भी हमारे इंडियन दोस्त है वो कहते हैं यार कुछ भी नहीं, पाकिस्तान के पास कुछ है नहीं, मांगता तांगता रहता है। बिल्कुल सही है, पैसे लेता है, अभी भी उधार के लिए आईएमएफ के साथ 200 कंडीशंस उन्होंने लगाई है, तो कोई मेरा ख्याल 50 करोड़ डॉलर का लोन जो है वो अप्रूव हुआ है, अभी 2 दिन पहले की बात बता रहा हूं। सर इसके बावजूद कैसे पॉसिबल है? एक बहुत बड़ी फौज है आपके पास, बहुत बड़ी टेक्नोलॉजीज है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, सारी चीजें, इसके बावजूद सर हाउ इट्स पॉसिबल कि पाकिस्तान से इतने सारे लोग जा रहे हैं और सारे कश्मीर को उन्होंने वो किया हुआ है? हालांकि सुनने को यह आता है कि कश्मीर में हालात बिल्कुल नॉर्मल है। सर देखिए इसके दो चीजें हैं जी सर। जो हम लोग का जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम था वो आईबीएमएस नहीं था, सीआईबीएमएस नहीं था, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम प्लेस में नहीं था। 3323 किलोमीटर का जो बॉर्डर है उसमें गैप्स हैं। उस गैप्स का पाकिस्तान के जो आर्मी है फायदा उठाती थी और आतंकवादियों को इन्फिल्ट्रेट कर देती थी। तो ये हर एक इंच को मॉनिटर करना आसान नहीं है, लेकिन अब हाई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल है। और जैसा हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने कहा कि सीआईबीएमएस इंप्लीमेंट हो चुका है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, और जिसके कारण आपको भी पता है कि अब कितने घुसपैठिए विफल हो रहे हैं, नहीं आ पा रहे हैं, आपको पता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो पाकिस्तान ने क्या किया, आर्मी ने अब टनल डिग करना शुरू किया कि टनल के माध्यम से आतंकियों को भेजो। वहां भी हम चौकन्ने हो गए, अब वो भी घेर रहे हैं। तो सैटेलाइट का और इस्तेमाल करके और सीआईबीएमएस का इस्तेमाल करके हम पूरी तरह से सजग हैं। और कोशिश यही है कि अब 90-95% हम अब इन्फिल्ट्रेशन को रोक लिए हैं। लेकिन होता क्या है, देखिए जब रामचरितमानस में तुलसीदास ने कहा था घर का भेदिया लंका डाह, घर का भेदी जो है लंका डाह दिया, लंका के ध्वस्त होने का वही कारण था। सवाल ये पैदा होता है कि जब हिंदुस्तान के अंदर कुछ लोग धर्म के नाते आपको वफादारी देते हैं और वो माध्यम बनते हैं आतंकवादियों को मदद करने के लिए, तो हमें दर्द होता है। देखिए माद्रे वतन है। आपके इस्लाम में भी कहा गया है कि जो मातृ वतन से धोखा करता है वो सही में मुस्लिम है नहीं। आपके मुझे तो दुख लगता है कि प्रॉफिट ने जो कहा वो तो जमीनी स्तर पे तो मुझे देखने को मिलता ही नहीं है। तो ये तो फिर काहे के लिए आप अपने को मुसलमान कहते हो जो अपने प्रॉफिट की बात नहीं मानते हो? तो ये माद्रे वतन के जो गद्दार हैं हमारे देश के अंदर, और ये क्या करते हैं जानते हैं? ये हमारे डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर का गलत फायदा उठाते हैं।
बहुत गलत फायदा उठाते हैं। तो मेरी अपनी सोच है कि इंडियन पिनल कोड 121, 124A को सशक्त करके इनको एक सबक सिखाने की जरूरत है। अगेन वही मैं तुलसीदास का वक्तव्य दूंगा, बिन भय होत न प्रीत गोसाई। इनको भय क्रिएट करने की जरूरत है कि राष्ट्रद्रोह का नतीजा बहुत बड़ी सजा मिलेगी। ऐसे देखिए, मैं जब जूनियर अफसर था जी, कई क्रिकेट मैच होता था, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान का बैट्समैन छक्का मारे तो पाकिस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान का बैट्समैन छक्का मारे तो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। ये ऐसे तो नहीं चलेगा भाई साहब। मातृ वतन है सभी का, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, 130 करोड़ आबादी का ये मातृ वतन है। माँ के साथ धोखा आप नहीं कर सकते। अब भाइयों के साथ धोखा कर लो, माँ के साथ नहीं कर सकते। माँ माँ होती है। तो ये सब जो बातचीत है, इसको समझने की जरूरत है कि जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है उसमें कई प्लेयर्स हैं। ये कंप्लीट एक स्ट्रक्चर है। हाँ, स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर उसमें टेरर फंडिंग भी है, पैसे भी आते हैं, बस और ट्रक से कोकाइन भी आता है, पहले डुप्लीकेट करेंसी भी आता था जब तक हम नोटबंदी नहीं किए थे। नेपाल से भी मुझे पता है कैसीनो से पैसा यहाँ आता था, और आपके पाकिस्तान में 2 फैक्ट्री थे डुप्लीकेट करेंसी बनाने का। मुझे सब बात पता है। सवाल ये, पाकिस्तान कब एंटी हिंदुस्तान सोच त्यागेगा? यदि त्यागेगा तो उसका भला होगा। मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, अगर भाई साहब आपको बता रहा हूँ, पाकिस्तान का भला हो जाएगा जिस दिन उसकी बुद्धि में, विचार में परिवर्तन आएगा। ये समझाइए आप जर्नलिस्ट, इंटेलिजेंट लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही है। एंटी हिंदुस्तान नैरेटिव को खत्म करना पड़ेगा। लेकिन सर, यही सवाल पाकिस्तान के अंदर लोग उठाते हैं कि हिंदुस्तान में कब एंटी पाकिस्तान नैरेटिव खत्म होगा, और ये चीज खत्म होगी कि बस ये हम पाकिस्तान में इस चीज को छोड़ दे कि यार मेरा मिशन ये नहीं होना चाहिए कि मैंने हिंदुस्तान को वीक करना है, कमजोर करना है उसको किसी भी तरीके से। मैं ये नहीं करूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं, मुझे सिर्फ फोकस करना है इस रीजन में। सिर्फ मैं एक बांग्लादेश को देखता हूं जिन्होंने अपने इकोनॉमी के ऊपर और अपने मुल्क के ऊपर फोकस किया। न इधर देखता है ना उधर देखता है, बस ठीक है, खामोशी से अपना काम कर, और इसलिए उनकी जो जिसे कहते हैं कि जीडीपी और ये सारी चीजें इतनी ऊपर गई है, इकोनॉमी इतनी बेहतर हुई है। सर, ये हम दोनों साइडों पे क्यों नहीं अप्लाई करते? पाकिस्तान में भी सेम यही सवाल, जब इमरान खान हो या कोई भी हमारे यहाँ XYZ, एक बंदा नहीं, सारे हमारे फौजी हो या आम सिविलियंस हो, ये बात कर रहे होते। और आपकी तरफ भी सर यही बात है जो आप कह रहे हैं, और मैं दोनों को सर गलत नहीं कहता, दोनों बातें सही हैं। फक्कर भाई, समस्या आपकी तरफ है, हिंदुस्तान की तरफ नहीं है। हिंदुस्तान एक जायंट है, आप जायंट नहीं है जी। हम लोग जायंट हैं। आप एक चीज बताइए कि कभी भी हिंदुस्तान ने पहल की हो जिहादियों को, आतंकवादियों को आपके देश में भेजने के लिए? कभी नहीं जी। भाई 1947 से आपका इतिहास आपको याद दिलाना चाहता हूं। आपके बंदे आतंकी श्रीनगर एयरपोर्ट तक पहुंचने के चक्कर में थे। तो जो ही इंडिपेंडेंस, उस दिन से आपकी आंख जम्मू एंड कश्मीर पे लगी हुई है कुदृष्टि। अरे भाई, आपका पाकिस्तान तो संभलता नहीं है, आपका पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान वो तो संभलता नहीं है, और आप हिंदुस्तान के क्षेत्र की तरफ देख रहे हो जो कि कानूनी तरीके से हमारा है। तो सोचने में कुदृष्टि आपकी है, हमारी कुदृष्टि नहीं है। हम तो नहीं कहते लाहौर दे दो, हम तो नहीं कहते कि ये दे दो, सिंध दे दो, हम तो ये सब बात नहीं करते हम। लेकिन हाँ, हम अपना जो भौगोलिक क्षेत्र सुरक्षित करेंगे, ये हमारे देश की जिम्मेदारी है, वो हम करेंगे। लेकिन एक चीज बताना चाहता हूँ जी जी, घृणा को जन्म देता है, प्रेम को जन्म देता है। ये बात समझना पड़ेगा पाकिस्तान को कि प्रेम को देता है और घृणा को जन्म देता है। इस बिंदु को आपको समझना पड़ेगा। आप प्रेम करके तो देखिए, लेकिन जेन्युइन प्रेम, लेकिन प्रेम नहीं। लेकिन सर बिल्कुल सही है, नहीं चलेगा सर। आई एग्री विद यू। बिल्कुल कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, और बिल्कुल वाकई नहीं बजती। अगर एक हाथ में यूं करूंगा अभी तो ताली नहीं बजेगी जब तक मैं यूं नहीं करूंगा। मैं आपसे एग्री करता हूं इस बात पे। लेकिन सर, मैं वही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर, मतलब मैं स्कूल पढ़ा, कॉलेज पढ़ा, यूनिवर्सिटी पढ़ा, यही कहानियां सुनने को मिलती है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर लिखा भी, बहुत सारे लोग बात भी करते हैं। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बात करते हैं कि यार व्हाट विल बी द एंड। भाई, हमने क्या करना है? हिंदुस्तान बना हुआ है 1947 में, जब हम अलग हुए। हिंदुस्तान पहले था, पाकिस्तान 1947 में बना। क्या करना है भाई? अपने मुल्क के ऊपर फोकस कर लो, बाकी चीजें छोड़ दो कि हमने ये करना है तो हमने दिल्ली को फतह करना है तो हमने जो है वो फला जगह को क्या करना है ये करके। मैं बिल्कुल इस बात के अगेंस्ट हूं सर। मैं बिल्कुल आपके साथ इस बात पे मैं एग्री कर रहा हूं कि हमें कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तान एक मुल्क है, उसी तरह पाकिस्तान एक मुल्क है। दोनों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और दिलों में से जो खलशे हैं वो उसको निकालना पड़ेगा सर।
देखिए हम लोग जब सेना में थे तो सर। हथियार का जब क्लास होता था तो उसमें उस्ताद फौरी इलाज समझाता था, फौरी इलाज, इमीडिएट एक्शन। जी जी। दो काम पाकिस्तान कर दे, इमीडिएट एक्शन, हमको विश्वास आपकी और प्रेम आपकी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगा। वो क्या है, जी। आप भी जानते हैं 26/11 में हाफिज सईद का हाथ था। हाफिज सईद को हमको हैंड ओवर कर दीजिए, मसूद अजहर को हमको हैंड ओवर कर दीजिए। आप कहिए, आप तो एग्रीमेंट आप लोग माने हैं कि पाकिस्तान की मिट्टी को हिंदुस्तान के खिलाफ आतंक के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, ये तो एग्रीमेंट है। आप उस एग्रीमेंट को उसका सम्मान कीजिए। आप इन आतंकवादियों को हमको दे दीजिए, आप आतंक एक्सपोर्ट करना बंद कर दीजिए। पहला दो काम कीजिए। तीसरे फेज में आप मोदी जी को कहिए, आप बड़े भाई हो, हमारा भला करो। आप देखिए आपकी आर्थिक व्यवस्था में क्या उछाल आता है। अरे बांग्लादेश की कितनी हालत आप लोगों ने खराब कर दी थी, आज जीडीपी कहां है। जो आपके बाद जन्म लिया 71 में, वो आपसे आगे है और आपकी हालत खराब है सर। आप कर्ज पे कर्ज ले रहे हो। तो इसका डायग्नोसिस करो ना, एक डॉक्टर की तरह बीमारी का डायग्नोसिस करो फकर भाई। बिल्कुल सर, मैं इस बात पे आ रहा हूं आपसे। एक बात और इसी से रिलेटेड मैं पूछूंगा कि जो आप लोगों ने बांग्लादेश के अंदर किया वो पाकिस्तान का हिस्सा था। कश्मीर आप कह रहे हैं कि आपका हिस्सा है। अब अगर पाकिस्तान कश्मीर के अंदर उनके मूवमेंट को सपोर्ट करता है तो ये वही कर रहा है जो 1971 में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया था। अगर पाकिस्तान कर रहा है जो गलत है, आपने भी गलत किया, और पाकिस्तान अगर कर रहा है वो भी गलत है, लेकिन हुआ है। फकर भाई, दोनों केस को आलू को टमाटर से तुलना मत करो। आलू को टमाटर से तुलना मत करो। आप समझा दें, आप समझा दें सर। जम्मू एंड कश्मीर की बात करता हूं, फिर बांग्लादेश की बात करता हूं। सर प्लीज। जम्मू एंड कश्मीर कानूनी तरीके से हमसे मर्ज किया और किसी को हिम्मत नहीं है इस पर टिप्पणी करने का, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने ये साइन किया, वो राजा थे। पहली बात। दूसरी बात, हमने नहीं कहा कि आप शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री नहीं बनाओ। हमने नहीं कहा कि आप बंगाली औरतों का 84 साल की औरतों का पूरी रात रेप किया गया, हमने नहीं ये कहा। आपने एक ऐसी स्थिति बनाई, ये आप करता हो। आपके साथ लॉ ऑफ कर्मा, हमारा हिंदुइज्म में कहा जाता है लॉ ऑफ कर्मा। कर्मा क्या है, जैसा जस करनी तस भोगन दाता, नरक जात तो क्यों पछताता, जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने शंका, घृणा, रेप, हेट्रेड, आपने वो जो आपका आर्मी कमांडर था उसको क्या बोलते हैं, जल्लाद, बांग्लादेश का जन्म जल्लाद, कि किस तरह से बंगाली औरतों को ट्रीट किया। हमने तो नहीं कहा था कि आप इस तरह से ट्रीट करो। तो ऐसा होता है कि आपके जुल्म के कारण यदि हमारे देश में रिफ्यूजीज आ जाते हैं और हमारी आर्थिक व्यवस्था गड़बड़ाने लगती है तो हम तो एक्शन लेंगे, हम तो अपने आप को तो सुरक्षित करेंगे। आप शेख मुजीबुर रहमान को प्रधानमंत्री बना देते, हमें क्या लेना देना है, हम खुश थे, हमको इंटरेस्टेड नहीं थे। लेकिन जब मेरे घर में आके आप आग लगाते हो तो हम तो आग बुझाएंगे, हमने वही किया। ये दो को आलू को टमाटर से तुलना मत करो फकर भाई। ये शतरंज का गेम मत खेलो। मैं वही कह रहा हूं कि जो वो भी गलत था और ये भी गलत है, लेकिन मसला ये है कि हम अपने लिए कुछ और, दूसरे के लिए कुछ और करते हैं। ये हमारी आदत है, हम लोगों की बहुत सारी आदतें हैं और वो मिलती जुलती है, क्योंकि आप और हम है तो वही लोग ना, मतलब इकट्ठे रहने वाले लोग हैं। बेशक हम अलग हुए हैं लेकिन आदतें हम लोगों की मिलती जुलती है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है हम में और आपके आदतों में। अच्छा सर, एक चीज आते हैं इस रीजन में, अफगानिस्तान का एक बड़ा सवेर किस्म का इशू है, बहुत अरसे से चल रहा है। जिहाद के नाम पे वहां पे बहुत सारा, मैं कहता हूं, गंद हुआ सोवियत यूनियन को तोड़ने के लिए। जो भी किया पाकिस्तान ने उसको सपोर्ट किया, जो गलत था सारी चीजें हुई। सर अब राइट नाउ वहां के लोग भी तंग आ गए, 40-50 साल हो गए, वही दंगे फसाद, मिसाइल, बम धमाके, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्या नजर आ रहा है आपको सर आज, क्योंकि ट्रंप तो चले गए, अब जो बाइडेन साहब आ गए, वो कह रहे कि मैं एक नए तरीके से इसको हैंडल करूंगा। क्या नजर आ रहा है कि मतलब अमन आ सकता है, पीस आ सकता है, या इसी तरह रहेगा जिस तरीके से चल रहा है? सवाल नहीं होता है कि अफगानिस्तान में अमन शांति हो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई नहीं चाहती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की आईएसआई विश्व के आतंक का मुख्य केंद्र है, मुख्य बिंदु है। पाकिस्तान जितने भी जिहादी संगठन हैं उसका आका है, वो कोऑर्डिनेट करती है, अफगानिस्तान में उपद्रव करती है, शांति फैलाती है। तो जब तक पाकिस्तान अपने आवाम पर ध्यान नहीं देगा, और बाएं दाहिने एग्जामिनेशन हॉल में यदि बाएं दाहिने आप देखोगे चीटिंग करने के लिए, तो क्या क्या पास करोगे? आपकी तो तैयारी कुछ नहीं है।
तो पाकिस्तान चीटिंग करने के लिए बाएं दाएं देखता रहता है, कभी हिंदुस्तान कभी अफगानिस्तान, कभी ऐसे नहीं चलेगा। अरे पहले अपने आवाम के लोगों का आर्थिक व्यवस्था ठीक करो और उसके बाद बाएं दाएं देखना शुरू करो। तो अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने एक और इंस्ट्रूमेंट, वेपन की हथियार की तरह इस्तेमाल किया। वो कैसे? अमेरिका को डरा डरा के कि अफगानिस्तान अशांत हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप मुझे पैसा दो, हमको आतंकवाद को कंट्रोल करने के पैसा खर्च करना पड़ता है। तो कोalition सपोर्ट फंड के तहत बहुत पैसा लिया, कितना मिलिट्री इक्विपमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट किया। लेकिन अब तो ट्रंप ने भी एडमिट किया था कि कई डिकेड्स तक पाकिस्तान ने हमारा बेवकूफ बनाया है। अमेरिका को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। तो सवाल ये, फिर उसी पॉइंट पे मैं आता हूं, पाकिस्तान की आर्मी कोalition सपोर्ट फंड का भी पैसा दुरुपयोग करती रही है, लोगों का विकास नहीं किया। वो वैसी जगह, वो खाली घृणा, आतंक वहां इन्वेस्ट करती है। आप यदि सिख कंपनी का शेयर लोगे फकर भाई, तो आपको डिविडेंड मिलेगा? जी मिलेगा। तो जब आप आतंकवाद का बीज रोपोगे, बबूल का पेड़ रोपोगे, तो कांटा मिलेगा, फल थोड़ी मिलेगा। फल मिलना है तो हिंदुस्तान से मैत्री करो, बोलो बड़ा भाई मदद कर दो, हम कर देंगे मदद। नहीं सर, देखे बात ये होती है, हमारे पश्तो में कहा जाता है, क्योंकि एक होती है ना कि बड़ा भाई छोटा भाई, बिल्कुल सही। लेकिन होता ये है कि बाज़ औक़ात बड़ा भाई वो कहता है कि यार मुझे जो है ना वो वाली बात की जाए ना, कि मुझे कहे कि बस ठीक है जी हुजूर सही है। तो पाकिस्तान भी, अब आप कहते हो कि भाई है, तो भाइयों का फिर एक ही जैसा खून होता है, वो फिर वो बात नहीं करता ना, मांगता नहीं, जो मर्जी हो जाए लेकिन वो मांगता नहीं है। ये एक इशू है। दूसरी बात सर, अफगानिस्तान के हवाले से आपने कहा कि पाकिस्तान ने कोalition फंड में 11 अरब डॉलर, बल्कि सॉरी 33 बिलियन डॉलर का वो क्लेम करते हैं ट्रंप साहब, सही है, वो लिया। लेकिन सर 2001 से अमेरिका राइट नाउ 2021 तक बैठा हुआ है विद नाटो फोर्सेस। तो उन्होंने सर क्या कारनामा किया? पाकिस्तान आर्मी कितनी बड़ी आर्मी है कि मतलब आप भी कहते हैं कि सारी जंगें हारी हुई है, सारा कुछ किया हुआ है, तो कितना ये मतलब ताकतवर आर्मी है कि ये अमेरिका जैसे मुल्क को और 28 उनके स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी रखने वाले लोगों को पाकिस्तान ने 20-21 साल से उल्लू बनाया हुआ है। देखिए सर, पहले अमेरिका का जो जियो स्ट्रेटेजिक एम था जी, कि हिंदुस्तान के पक्ष में अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रही है। तो आपको क्या चाहिए? आप किसी के तरफ किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, कमजोर करना चाहते हैं, तो आपको दोस्त चाहिए। तो पाकिस्तान, ये दोनों का टिट फॉर टैट था। पाकिस्तान को अमेरिका का पैसा चाहिए था और अमेरिका को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था हिंदुस्तान को कमजोर करने में, और पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए था अफगानिस्तान को कंट्रोल करने में। तो ये स्ट्रक्चर था, इसीलिए CSF, कोalition सपोर्ट फंड। सवाल ये होता है कि पाकिस्तान जियो स्ट्रेटजिक इतने इंपॉर्टेंट जगह पे बैठा हुआ है जहां पर उसको फायदा उठाता है लोगों के व्यवस्था का। और अब अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन सोच ली है कि अब हम इस तरह से ब्लैकमेल नहीं होंगे, इस तरह से नाजायज फायदा नहीं उठाने देंगे। अब वो चतुर हो गई है। अब मिस्टर ट्रंप गए, मिस्टर बिडेन आए, देखते हैं क्या उनका क्या रवैया है। लेकिन देखिए अगर भाई मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, मैं एक जेनरिक टर्म्स में एक बात करना चाहता हूँ। क्या आतंक, घृणा जीने का सही तरीका है? क्या लोग टेंशन में जीना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि हम दो भाई लड़ते रहें, आप आतंक भेजते रहो, आतंकवादियों भेजते रहो, आप हमको सीज फायर वायलेशन करते रहो और हम चुप बैठे और हम प्रेम की बात करें? अरे हमने तो अपने स्पेशल स्टेटस आपको दिया था ट्रेड के लिए, उसका स्पेशल स्टेटस का क्या फायदा उठाया? अगर फायदा उठाया, आपने ट्रक में, बसेस में कोकाइन, फेक करेंसी सब भेजते रहे। अरे हमको पता नहीं है पाकिस्तान क्या करता है। आप हमको चुट्टी काटोगे और बोलोगे कि सर आप मधुर संगीत गाओ, वो मुमकिन नहीं है भाई मेरे। चुट्टी काटना बंद करो। देखो पहले नीयत को साफ करो। मेरा फकर भाई, मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप पहले पाकिस्तान की आर्मी को बोलो अपना नीयत साफ करे। फॉरगेट द पास्ट, पीछे मुड़ के मत देखो, जो हुआ सो हुआ। अब आगे हाफिज सईद, मसूद अजहर को हमें दे दो, सलाउद्दीन को हमको दे दो। आपके जो बालाकोट में स्ट्राइक हुआ उसको ध्वस्त करो। मुजफ्फराबाद कोटली में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग सेंटर है उसको ध्वस्त करो। आप बोलो इंडिया को कि आप एक इंस्पेक्शन टीम लगाओ और जहां आपको आतंकी दिखाई दो हम आपको हैंड ओवर करेंगे। कर दो ये बात, हम आपको गले मिलेंगे, हम आपका सर हाथ बिल्कुल चूमेंगे, गले लगेंगे, हाथ चूमेंगे, आपको प्रेम देंगे, आपको पैसा देंगे।
चीन की तरह आपके पार्क गिरवी नहीं रखेंगे। सर बिल्कुल आधा प्रॉपर्टी तो आपका चीन खा जाएगा। हम आपका प्रॉपर्टी गिरवी नहीं रखेंगे, हम आपको प्रेम देंगे और जेन्युइन ट्रेड करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, आप यदि माल प्रोड्यूस करते हो तो हम खरीदेंगे। एक एक रुपया भी हिंदुस्तानी ने दिया, अब तो 130 करोड़ का इनकम है भाई, समझा कर रही बात को। सर बिल्कुल सही है, कारोबार होना चाहिए और अच्छे तरीके से होना चाहिए। और मैं कहता हूं कि वही वाली बात है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। हिंदुस्तान भी जो हिंदुस्तान हमारी आर्मी के बारे में आपने कहा कि वो ये चीजें छोड़ दे, तो इंडियन रॉ का भी यही काम है, अफगान इंडियस का भी यही काम है, अमेरिकन CIA का भी यही काम है कि ये प्रॉक्सी वॉर्स खेलती है। और जो उनकी एजेंसी है ईरान की, दुबई की, वो भी प्रॉक्सी वॉर्स खेलती है अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में, और जिनके स्टेक्स कश्मीर में है तो सर वो कश्मीर में खेलते हैं। आपके साइड वाले कश्मीर की बात करता हूं, लेकिन सर एक बात माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान ने वॉर ऑन टेरर जो लड़ा है, मैं अपने जनरल्स का मतलब आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ देम, ठीक है, लेकिन जो लोग, मैं बहुत सारे जानने वाले उसमें शहीद हुए हैं जो 20 साल लड़ी, और वो इलाके जो बिल्कुल यही कहा जा रहा था कि पाकिस्तान से अलग हो चुके हैं, ये खत्म हो जाएंगे, ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, वो आज वहां पे लोग जाते हैं, बहुत ज्यादा टूरिज्म वहां पे इंक्रीज हुई है। तो ये बेहतरी कम अज कम आई है। मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग बहुत अच्छे हैं और न मैं ये कहूंगा कि सारे खराब हैं, बीच में से बिल्कुल है। जो आपने जिक्र किया, कारोबार करते हैं, बहुत बड़े बड़े एम्पायर उन्होंने खड़े किए और वो करप्शन करके वो पैसा उन्होंने बनाया। क्योंकि आप खुद भी मतलब मेजर जनरल रिटायर्ड है तो आपको बेहतर पता होगा पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सैलरियों में मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतना बड़ा फर्क होगा कि वहां पे कोई मतलब अगर किसी को 5 लाख सैलरी मिलती है तो पाकिस्तान में कोई 5 लाख डॉलर मिलते होंगे, इस तरह तो नहीं है। तो ये फर्क नहीं है। सर बहुत अच्छी डिस्कशन हुई आपके साथ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुना। सर प्लीज 30 सेकंड से दीजिए सर, प्लीज सेकंड करें सर प्लीज। आपने कहा आतंकवाद के लिए पाकिस्तान भी लड़ रहा है। मैं हिलरी क्लिंटन को कोट करना चाहता हूं, जिसने पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में कहा था, यदि आप सांप पालते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके पड़ोसी को काटे, आपको भी काट सकता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल वही सफर कर रहा है। अगेन लॉ ऑफ कर्मा। सर मैं बिल्कुल सर मैं एग्री करता हूं इस बात के साथ। जो आप बोएंगे वो आपको वो फसल काटनी पड़ेगी। और ये चीज जो हमारे जनरल ज़िया साहब ने बोई थी, आज मैं अक्सर इंडियन दोस्तों से भी कहता हूं, मैं कहता हूं वो वाली फसलें ना काश्त करें जो हम ऑलरेडी उसकी वजह से सफर कर रहे हैं। बहुत ज्यादा नुकसान हमने उठाया, माली, जानी। और मैं कहता हूं कि एक इस किस्म की एक कोफ्त, जिसे कहते हैं तकलीफ, जिसका आपके पास, जिसे कहते हैं आपको समझ नहीं आती कि आपके मुल्क के अंदर मतलब ब्लास्ट और वो चीजें चलें। अब तो मैं कह रहा हूं पिछले 7 सालों से बहुत हालात बेहतर हुए, लेकिन मजीद इसकी बेहतरी की जरूरत है। और सर इन लाइटर मूड, कल पाकिस्तान हाई कमीशन का और वहां हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट का दिल्ली में एक मैच हुआ, मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज की। और मैं उम्मीद कर रहा हूं, पता नहीं, आई एम अ होपफुल पर्सन, में भी आपकी अपनी बात हो सकती है और आपकी हुकूमत की भी, और बहुत सारे गिले शिकवे भी हो सकते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि किसी न किसी दिन ऐसा होगा कि आप इस्लामाबाद में आके बैठे होंगे और हम जाके दिल्ली या मुंबई वहां पे बैठ के किसी कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे होंगे और अपने दोस्तों के साथ गपशप करेंगे। ये चीज हो सकती है। क्योंकि बहुत शुक्रिया सर वो जाने। सर पॉसिबल है, सर पॉसिबल है। मैं तो 20-22 साल में मर जाऊंगा फकर भाई, आप तो बहुत यंग हो। मैं भविष्यवाणी नहीं सर वो कहते हैं कि होप इज अ गुड थिंग एंड गुड थिंग इज नेवर डाई। तो होपफुल रहना चाहिए, बाकी होता रहता है, लड़ाई झगड़े भाइयों में होते रहते हैं, कभी जायदाद पे, कभी क्या। हमारे पुश्तूनों में बहुत सारे झगड़े होते हैं, लेकिन जब कोई उनके ऊपर मसला आता है तो आपस में वो कड़े भी होते हैं। तो आई होपफुल अबाउट दैट। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने सुना। सर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग डिबेट विद फखर एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर। देखते रहिए डिबेट विद फखर यूसुफ ज़ई। थैंक यू।